चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। ठीक है। हमने पिछली क्लास में डुअल नेचर खत्म किया था और आज हमें एटम स्टार्ट करना है चैप्टर। ठीक है। एटम में जो कंटेंट है वो डुअल नेचर से कम ही है, कंटेंट ज़्यादा कंटेंट नहीं है। और इसके जो न्यूमेरिकल हैं वैसे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो और ज़्यादा आसान है डुअल नेचर से। मोस्टली जो कंसेप्ट्स हैं वो फॉर्मूला बेस ही हमें अप्लाई करने हैं। तो एटम जो है आपने पहली बार शायद पढ़ा था नाइन्थ क्लास में, थोड़ा बहुत डिटेल में। ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था एटम केमिस्ट्री के अंदर 11th क्लास में, जिसमें आपने जब एटम स्टार्ट किया था पढ़ना तो इस एटम के कुछ मॉडल्स थे जो आपने केमिस्ट्री में 11th क्लास में पढ़े थे। एक था थॉमसन, अरे 11th में था, 11 था, 12th कौन बोल रहा है? ओके। मैं पहला था थॉमसन मॉडल, एक था रदरफोर्ड मॉडल और थर्ड था बोहर्स मॉडल। ये तीन मॉडल आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री के अंदर पढ़े हुए हैं। ठीक है। यही तीनों हमें अभी पढ़ने हैं फिर से यहाँ पे भी। ठीक है। थॉमसन मॉडल तो मतलब बहुत अर्ली ही उन्होंने बोला था कि ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है थॉमसन मॉडल, तो वो तो हम बस एक दो लाइन में पढ़ के खत्म कर देते हैं। ठीक है। जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, वो था रदरफोर्ड मॉडल। और इस मॉडल को पढ़ने के लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और एक नाम इसका और था अल्फा पार्टिकल कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। बच्चों को कुछ आता ना हो ये तो पता ही होता है जनरली। ठीक है। कुछ होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा, पर जनरली बच्चों को ये सब पता होता है, बेसिक बेसिक बातें। बहुत डिटेल में नहीं, बहुत बेसिक बेसिक बातें पता होती हैं। ठीक है। तो उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल पहले से सुना है, थॉमसन भी सुना है पहले से, बोहर्स भी थोड़ा बहुत था 11th क्लास के अंदर, अच्छे खासे केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल हैं स्टार्टिंग के अंदर ही। ठीक है इनके। तो वो सब हमने बेसिक बेस डिस्कस किया हुआ है, हमें यही सब दोबारा से डिस्कस करना है। ठीक है। लेकिन थोड़ी सी अप्रोच अलग हो गई। केमिस्ट्री में आपको पका पकाया मिला था, मतलब ये फॉर्मूले होते हैं, ये ऐसा मॉडल था और वही आपको दिया गया था। ठीक है। फिजिक्स में हम थोड़ा सा फाउंडेशन वे में लेके चलते हैं कि क्यों ये मॉडल जो है वो आ रहे हैं। ठीक। हमारे कोर्स में 12th में जो मेन है वो ये बोहर्स मॉडल ही है। ठीक है। और इन मॉडल्स के अलावा एक टॉपिक हमारे पास और आता है यहाँ पे, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। ये हमारा इस चैप्टर का सिलेबस है। ठीक है। एक क्लास हमें लगती है स्पेक्ट्रल सीरीज के ऊपर, एक या दो दो क्लास हमें लगती हैं बोहर्स मॉडल पे, और एक क्लास लगती है हमें रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर, और जिसके अंदर हमें गोल्ड फॉइल और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो तीन क्लास में हम मेजरली जो है वो थ्योरी सारी कवर कर लेते हैं, और दो क्लास मान लो न्यूमेरिकल के लिए। तो 4 से 5 क्लास में चैप्टर जो है हमारा वाइंड अप हो जाएगा। एक क्लास आज है, एक कल है, तो 2 क्लास के अंदर हम बोहर मॉडल तो पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है। तो हम वैसे स्टार्ट कर रहे हैं बोहर मॉडल से, हम यहां से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम बोहर से ही स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। पर एक क्वेश्चन आता है कि बोहर मॉडल जो है उसका फाउंडेशन क्या बना, हम बोहर मॉडल जो है क्यों पढ़ते हैं। रदरफोर्ड के बारे में हमें क्या क्या पता है, कोई बताओ। जो रदरफोर्ड मॉडल था उसके बारे में हमें कुछ बेसिक चीजें पता है, जो मतलब यहाँ थी, यहाँ तो बिल्कुल ही मतलब अलग फॉर्म में थी। रदरफोर्ड में क्या था कि बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। ये जो मॉडल था ये दिया था किसने? रदरफोर्ड ने। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कुछ हमारे पास फॉर्मूले थे, रेडियस के, इसकी ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, एनर्जी कितनी होगी, सब हमें रदरफोर्ड के अंदर गिवन था। ठीक है। बट एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट मॉडल पे स्विच करते हैं, बोहर्स मॉडल पे। हमने चैप्टर 8 में सीखा है कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो क्या करता है, वो एनर्जी या ईएम वेव रेडिएट करता है।
ठीक है। जो एक क्वेश्चन था 1 मार्क्स का, वो क्या आता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ईएम वेव। तो हम क्या बोलते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा वो सोर्स है किसका, ईएम वेव का। अब यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अराउंड न्यूक्लियस। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट कर रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो ये ईएम वेव रेडिएट करेगा। अब जब ये ईएम वेव रेडिएट करेगा तो टाइम के साथ इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। अब अगर इसकी एनर्जी कम होगी तो धीरे धीरे इसकी रेडियस कम होगी और ये स्पाइरल फॉर्म में क्या करेगा, कोलैप्स करना चाहिए किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड कि एटम जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से मैं ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये ईएम वेव रेडिएट क्यों नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये एक्सलेट कर रहा है, क्लासिकल फिजिक्स बोलती है कि वो करेगा ही करेगा, वही हमारा सोर्स बना था। बट यहाँ पे अगर मैं वो कंसेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करता हूं तो मैं ये एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता कि एटम जो है वो स्टेबल क्यों है। ठीक है, तो इसी चीज को लिए एक पार्ट ये। ठीक है, जिस टाइम पे ये मॉडल दिया गया उस टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट और था जो साथ साथ किया गया, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हल्का फुल्का समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट हमारी पूरी 1 घंटे की जो क्लास है वो इसी स्पेक्ट्रल सीरीज पे क्लास है। जब ये मॉडल था उसी टाइम पे लोगों ने स्पेक्ट्रा जो है वो ऑब्जर्व किया, किसका, हाइड्रोजन एटम का। मतलब वहां से कौन कौन सी रेडिएशन निकलती हैं। तो उनको क्या मिला स्पेक्ट्रा में, ऐसे कुछ लाइनें मिली। ठीक है, ऐसे अलग अलग कलर्स की कुछ लाइनें मिली। ये मैं अभी विजिबल पोर्शन की बात कर रहा हूं बस, मतलब और भी रेडिएशन थी ईएमएफ के पार्ट, बट जो लाइनें थी या जो स्पेक्ट्रा था वो कॉन्टिन्यूस नहीं था। मतलब मुझे ऐसा स्पेक्ट्रा नहीं मिला, ठीक है, कि मुझे पूरे पे ही लाइट मिल रही है ऐसे कंटिन्यूस, ऐसा स्पेक्ट्रा नहीं था। क्या था, बीच बीच में गैप्स थे कि पहले कुछ लाइट आई फिर अंधेरा, मतलब डार्कनेस, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ मुझे स्पेक्ट्रा मिला। मतलब लाइनें मिल रही हैं कुछ कुछ, पूरा कॉन्टिन्यूस जो रेडिएशन है वो नहीं मिल रही मुझे। तो क्यों नहीं मिल रही, अब इसके हिसाब से सोचो कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जब ये नीचे गिर रहा है तो एनर्जी कम होती जा रही है, अगर ये घूमता हुआ अंदर आएगा तो इसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो क्या होगा, वेवलेंथ बदलेगी। तो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए पूरा का पूरा, लेकिन मिलता ही नहीं ऐसा। तो ये दो चीज थे जो मेजर कंसर्न थे, कि एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम और ये ऐसा लाइन स्पेक्ट्रा ये क्यों मिल रहा है। तो ये दो चीज हम रदरफोर्ड मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इन्हीं के स्टूडेंट्स थे कौन, बोहर। ये सब ऑर्डर में चल रहा है, ये थे इनके स्टूडेंट्स, ये थे इनके स्टूडेंट्स, ये थे। ठीक है, पीएचडी में और वहां पे। तो उन्होंने क्या किया, अगला जो पार्ट था बोहर का, यहाँ जो मेन कंसर्न है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो जब बोहर ने इसी चीज को और मतलब स्टडी किया तो उन्होंने यहीं से इस मॉडल में एक मॉडिफिकेशन कर दी बस। ठीक है, और उसी मॉडिफिकेशन से हम इस मॉडल को दोबारा से पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। ठीक है, जिसके लिए नाम आता है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ कंडीशन दे दी कि ये कंडीशन है, जब ये कंडीशन फॉलो होंगी तभी ये मॉडल एप्लीकेबल है। तो यहां मेजर कंसर्न क्या है कि एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, तो बोहर ने क्या बोला कि एनर्जी कम नहीं होगी। रदरफोर्ड इसी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एनर्जी कम क्यों हो रही है। बोहर ने क्या बोला, एनर्जी कम ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वो पोस्टुलेट है। ठीक है, और उसका रीजन क्या दिया गया कि क्लासिकल मतलब ये जो माइक्रो लेवल है, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन के लेवल पे वो क्लासिकल फिजिक्स एप्लीकेबल नहीं है। इस लेवल पे जब हम इलेक्ट्रॉन के लेवल पे आते हैं तो वो जो फिजिक्स है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो वहां से क्या बन गए, कुछ बन गए पोस्टुलेट्स। जिन पोस्टुलेट्स का यूज करके हम क्या करते हैं, पूरा बोहर्स मॉडल जो है वो पढ़ेंगे। तो ये दो मेजर पार्ट है, ये मैं एक बार और रीडिस्कस करूंगा जब मैं रदरफोर्ड पार्ट डिस्कस करूंगा। मैं आज ये नहीं कर रहा हूं, आज हमारा जो मेन काम है वो बोहर्स मॉडल का ही है। ठीक है, तो करें। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो था वो बेसिक था कि हम बोहर मॉडल क्यों पढ़ते हैं, मतलब जो इसकी ड्रॉबैक थी
वही इसका फाउंडेशन बन जाता है, कि वहीं से हम स्टार्ट करते हैं इस बोहर मॉडल को। तो पेपर में जब आता है क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि बोहर्स के पोस्टुलेट्स क्या थे, जिस पोस्टुलेट्स पे ये पूरा जो मॉडल है बोहर्स का वो बेस्ड है। ठीक है, तो 3 पोस्टुलेट हमारे पास आते हैं पूरे उसके। तो पहला जो पोस्टुलेट है बोहर का, वो वही है कि जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। एक ऑर्बिट के अंदर बोहर की, मतलब बोहर बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या है, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी while orbiting the न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक्सटेंशन ही है किसका, रदरफोर्ड मॉडल का। मतलब यहां भी मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड न्यूक्लियस जो है वो ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, बट जब वो ऑर्बिट कर रहा है वो किसी भी टाइप की एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा। ठीक है, ऑल दीज ऑर्बिट्स, ऑल दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ऑल दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, जब बच्चे वर्ड यूज करते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, क्या मतलब है स्टेशनरी ऑर्बिट का, पढ़ा है सबने केमिस्ट्री में, ये सब पढ़ा है केमिस्ट्री में आपने। कोई बोला है स्टेशनरी ऑर्बिट है, क्या मतलब है इसका, स्टेशनरी ऑर्बिट का, क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, इलेक्ट्रॉन तो कभी रेस्ट पे होता नहीं है। तो जो वर्ड है स्टेशनरी वो किसके लिए है, जब लिखा हुआ है कि स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है, तो वर्ड स्टेशनरी किसके लिए है, पहला क्वेश्चन अभी के लिए। ठीक है, सोचना, अभी करेंगे डिस्कस। तो ऑल दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो ये हमारे पास जो है पहला पोस्टुलेट है, जिसको हम बोलते हैं या तो फर्स्ट पोस्टुलेट या पोस्टुलेट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, कि उनमें इनको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स और स्टेबल ऑर्बिट्स। वो जो ऑर्बिट्स हैं वो स्टेशनरी हैं और क्या है, स्टेबल है। ठीक है, इसको ऐसे ही बोलते हैं कि इसका मतलब ये भी है, अगर हम वैसे समझें, कि ऑर्बिट आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब यहां पे क्या है, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्बिट जो है वो पॉसिबल है। एक फिक्स वैल्यू ऑफ ऑर्बिट है, सिर्फ वही वैल्यू आ सकती है, सारी नहीं आ सकती। अब कौन कौन सी आ सकती है वही हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पोस्टुलेट है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पोस्टुलेट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। ये सब आता है पेपर में लिखने के लिए, कि राइट द पोस्टुलेट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, राइट द पोस्टुलेट ऑफ, जो सेकंड आता है वो आता है पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, फिक्स वैल्यूज हैं, ठीक है, जो पॉसिबल हैं। यही सब बन जाते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 थे ना, वो चारों क्वांटम नंबर यहीं से निकल के आते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट ये। सेकेंड जो पोस्टुलेट है वो है पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि जैसे मान लो एंगुलर मोमेंटम वैसे एल होता है आर क्रॉस पी, एल होता है आर क्रॉस पी। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, तो ये आर है रेडियस, इस मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी, कितना एंगल है, 90 एंगल है। तो अगर एंगल 90 है तो आर क्रॉस पी का मतलब आएगा आर पी साइन थीटा। थीटा कितना है, साइन 90 कितना होता है 1, और पी को मैं क्या लिख सकता हूं, एम वी। तो कितना आ गया, एम वी आर। तो हम एंगुलर मोमेंटम को डायरेक्ट क्या यूज करते हैं, एम वी आर। तो जो सेकेंड पॉस्टुलेट है वो ये स्टेट करता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाय
2 पाई वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हमेशा h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल है, ये सेकेंड पोस्टुलेट है। तो जो सेकेंड पोस्टुलेट है मैथमेटिकली इसका मतलब है L जो mvr एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल है, तो यहाँ पे n आ गया। ठीक है, तो ये सेकेंड पोस्टुलेट की मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पे n जो है वो नाम बन जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच कैन टेक वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब जो लोएस्ट वैल्यू वो कितनी आएगी, 1 आएगी, 0 नहीं है। तो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू वो कितनी है, 1। तो पहला है स्टेशनरी ऑर्बिट, सेकंड है मोमेंटम जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, क्योंकि वो हमेशा n का मल्टीपल आएगा। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी हम यहाँ इसका n का क्या नाम बनेगा, n का नाम बन जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, PAL। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो दो हमने जो है पोस्टुलेट डिस्कस कर लिए। थर्ड पोस्टुलेट का एज सच कोई नाम नहीं है, ठीक है, वो बस एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। हम थर्ड का तो ऐसा यूज नहीं करेंगे, मतलब वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। कर दूं चेंज, ठीक है, साथ साथ लिख सकते हो आप। तो दो गए, ठीक है, जो लास्ट है, ठीक है, लास्ट का कोई ऐसा नाम नहीं है कि जैसे पहले दो के नाम थे स्टेशनरी ऑर्बिट और एंग्लो मोमेंटम। थर्ड जो है वो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी कंडीशन है या वेवलेंथ कंडीशन है फोटोन की। जैसे मान लिया इसमें क्या है, बीच में न्यूक्लियस है, एक ऑर्बिट और एक और ऑर्बिट। मान ले ये ऑर्बिट है n1 और ये ऑर्बिट है n2। इन अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी है। तो जो ऊपर है ये हायर ऑर्बिट और ये क्या है, लोअर ऑर्बिट। तो थर्ड पोस्टुलेट जो स्टेट करता है कि जब भी एक ट्रांजिशन होगा ऊपर से नीचे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरेगा, हायर से कहां पे आ गया, वो लोअर में आ गया, तो इस प्रोसेस के अंदर एक फोटोन निकलेगा और उस फोटोन की जो एनर्जी है एच न्यू, वो इन दोनों के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर आती है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, वेन एवर देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू lower orbit, a photon is emitted whose energy is equal to the difference of energy of two energy levels। जो दो एनर्जी लेवल हैं अलग अलग ऑर्बिट के, इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। जो हायर है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जो लोअर है उसकी एनर्जी कम होती है, और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आता है एच न्यू, जिसको मैं एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकता हूँ। तो ये थर्ड पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट सिर्फ ये स्टेट करता है कि एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड स्टेट कर रहा है मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, मतलब क्वांटाइज्ड है। और तीसरा स्टेट करता है कि जब भी ट्रांजिशन होगा तो ट्रांजिशन की एनर्जी, फोटोन की जो ट्रांजिशन हुआ है, जो फोटोन निकला है, उस फोटोन की एनर्जी दोनों के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर आएगी, बस। ठीक है, पूरा जो मॉडल है बोहर का वो इन तीन पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो आसान सा पार्ट है, ये तीन आपको लर्न करने हैं पेपर में। लैंग्वेज आप अपने लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज उतना ज्यादा बैरियर नहीं है यहाँ पे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, बस सही हो। ठीक है, ठीक है, कर दें आगे। ओके, तो अब हम अपना मॉडल स्टार्ट करते हैं। तो मुझे आज की क्लास में 4 डेरिवेशन डिस्कस करनी है। ठीक है, काम की एक ही है, मतलब जो लॉजिकल पार्ट होगा, बाकी 3 हमें जस्ट कॉपी पेस्ट करनी है, हल्का हल्का चेंज करेंगे, हमारे पास नए जो पार्ट है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना बोहर्स मॉडल। तो टॉपिक जो है वो है बोहर्स मॉडल फॉर H लाइक एटम्स।
जो वर्ड है वो है एच लाइक एटम्स। ये पूरा मॉडल सिर्फ और सिर्फ एच लाइक एटम्स के लिए है, ये भी इसकी लिमिटेशन है, ये जब खत्म कर लेंगे तब डिस्कस करेंगे। अब एच लाइक एटम्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी हमने एलिमेंट माना, एटम है कोई एक्स, ऊपर ए है और नीचे जेड है। जो जेड होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या देता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यही किसके इक्वल आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हाइड्रोजन है, इसमें एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में, हीलियम में यहां दो यहां चार, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रॉन। अगला लिथियम 3 6, तीन प्रोटॉन तीन इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, ठीक है। पर एच लाइक एटम्स का मतलब क्या होता है, एच लाइक एटम्स का मतलब होता है ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। एच लाइक का मतलब है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहां पे कैसे आएगा, जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बाकी सब निकाल लो। जैसे हाइड्रोजन के लिए तो एच ही आएगा, ठीक है। हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है, एक निकाल दिया, जब एक निकाल देंगे तो क्या बचेगा साइन, हीलियम प्लस। तो हीलियम प्लस इज कॉल्ड एच लाइक एटम। लिथियम के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन है, दो निकाल दिए तो क्या बनेगा, लिथियम एंड सो ऑन। तो कोई भी एटम जो एच लाइक एटम है, उस एच लाइक एटम के लिए ही बोहर्स मॉडल एप्लीकेबल है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा इसका हमेशा गिवन होगा कि अदर देन, अगर हाइड्रोजन है तो लिखा होगा हाइड्रोजन लाइक एटम, या मेंशन होगा हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। सिर्फ ऐसे टाइप के एटम्स के लिए ही हम ये बोहर मॉडल जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहां से जो डेरिवेशन है, ये जो बोहर्स मॉडल है, ठीक है, या जो रदरफोर्ड मॉडल था, इसके लिए एक नाम आता है, रदरफोर्ड मॉडल जो था प्लानिटरी मॉडल। मतलब जिस तरीके से सैटेलाइट एक प्लैनेट के अराउंड मूव करती है, एग्जैक्ट सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है। तो जो हमने सैटेलाइट का टॉपिक पढ़ा था, एग्जैक्ट सेम वे में हमें ये पूरा मॉडल डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे जब एक सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट घूमती है तो क्या क्या पढ़ते थे, एक पढ़ते थे उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, कितनी वेलोसिटी से वो घूम रही है। तो यहां मुझे क्या निकालना होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। वहां पे हमने निकाला था कितनी हाइट पे है सैटेलाइट, उसका नाम यहां क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। वो न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, उसकी रेडियस क्या है, वो सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। तीसरा वहां पे था टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, कितने टाइम में वो प्लेनेट के अराउंड घूम लेती है, वो सेम यहाँ पे हो गया, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ वहां पे क्या था, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, कि उसको लॉन्च करने के लिए वहां तक कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सेम यहाँ बन गया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही चार डेरिवेशन मुझे यहाँ पढ़नी है, ठीक है। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है बट ये चार पढ़नी है। तो हमारे पास अब जो डेरिवेशन है, ठीक है, उन सब में डायग्राम कॉमन है, तो हम डायग्राम एक ही बार बनाएंगे। इसी को हम कॉपी पेस्ट भी नहीं करेंगे, बस यही यूज करेंगे। ये आर है रेडियस, हमने मान लिया बीच में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसी एलिमेंट का। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका होता है नाम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस पार्टिकल, और प्रोटॉन पे क्या होता है, कैसा होता है चार्ज, प्लस चार्ज, ठीक है। Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस में क्या आएंगे, प्रोटॉन्स आएंगे। एक प्रोटॉन पे चार्ज आता है कितना, E। कितने प्रोटॉन है, Z। तो Z पे क्या चार्ज आएगा, Z पे क्या चार्ज आएगा, प्लस Ze। और इलेक्ट्रॉन कहां पे है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, हमने भी एक रैंडम ऑर्बिट मान ली रेडियस r की, इसमें मूव कर रहा है, ठीक है। तो लिख लो, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है। ये आप एक लाइन लिख सकते हो। तो लिख दूं क्या, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड अ न्यूक्लियस
ठीक है, और ऑर्बिटल जो रेडियस है, ऑर्बिटल रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो हम यहां से जो फर्स्ट डेरिवेशन है ये, इस फर्स्ट डेरिवेशन का नाम है साइज ऑफ एटम। ठीक है, और रेडियस ऑफ एच, रेडियस ऑफ एटम बोल देते हैं हम। ठीक है, शॉर्ट में मेनली हमें साइज या ऑर्बिटल रेडियस निकालनी है। डायग्राम सब में सेम चलेगा, तो हम एक ही बार बना रहे हैं, बाकी सब में हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो अब देखो अप्रोच क्या है, सिर्फ एक लाइन की फिजिक्स है बस, बाकी सब मैथमेटिक्स चलेगी। लॉजिक यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, माइनस का, यहां पे चार्ज कैसा है, प्लस का। एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज, कौन सा फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कूलम्बिक फोर्स लगता है। तो ये दोनों एक दूसरे पे कूलम्बिक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लिखें यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स किसके बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, क्या आएगा, कूलम्बिक फोर्स हमारे पास आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकते हैं उसको, क्या आएगा कूलम्बिक फोर्स, वो होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्बिक फोर्स कितना आ गया, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये कूलम्बिक फोर्स आ गया। लेकिन हमें यह भी पता है कि जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उस पर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। वी कितनी स्पीड से घूम रहा है, आर उसकी रेडियस। ठीक है, अब ये कंसेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में पढ़ा था, फिर 4 में पढ़ा था। ठीक है, अब फिर से पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमती है और उस पर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स है कि घूमने के लिए इतना फोर्स चाहिए, पर कौन देगा, जो फोर्स वहां पे पहले से प्रेजेंट है वही फोर्स ये फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही फोर्स कर रहा है, कौन सा, कूलम्बिक फोर्स, इन दोनों के बीच में। तो हम एक लाइन लिख देंगे क्या, कि कूलम्बिक फोर्स will provide the required centripetal force। यही कूलम्बिक फोर्स क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर यही प्रोवाइड करेगा तो मतलब क्या किया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। करो दोनों को इक्वेट, पलट दूं, लिख रहे हो अभी, लिख रहे हो, पलट दूं, लिख लिया, बहुत तुम तेज लिखते हो, सही है तुम्हारी स्पीड। तो क्या करोगे, अब बस दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करते हैं। जब मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो देखो क्या आएगा, इधर है एम वी स्क्वायर बाय आर और यहां पे है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कैंसिल, और एम वी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब यहां तक तो हम पहुंच गए, ये इतना पार्ट तो रदरफोर्ड ने भी दिया था। ठीक है, ये वहीं से उठाया है सेम का सेम, यहां तक बोहस का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सेम चीज रदरफोर्ड ने भी दी थी। तो जब मैं एक बार दोबारा पढ़ाऊंगा रदरफोर्ड मॉडल तो हम ये दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे, बस कोई एक आधा स्टेप रीअरेंज कर लेंगे, बट ये सारा रदरफोर्ड ने भी दिया था, क्योंकि सारा वही है, प्लैनेटरी मोशन वाला पार्ट हम यूज कर रहे हैं। बोहर का काम क्या था, बोहर ने इन सब क्लासिकल पार्ट को क्वांटाइज्ड कर दिया। तो यहां पे अब बोहर का रोल आता है कि मुझे रेडियस निकालनी है, पर एक बेसिक मतलब क्या है, रूल होता है मैथ्स का, फिजिक्स का, या किसी भी चीज को फाइंड करने का, कि मेरा आंसर हमेशा उन वेरिएबल्स के अंदर आता है जो मुझे पता है पहले से। किसी अननोन के अंदर मेरा आंसर नहीं आएगा। अगर आपको एक्स और वाई में इक्वेशन दी है और आपको बोला गया कि एक्स निकालो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्स का आंसर वाई में निकाल दोगे,
एक इंडिविजुअल, एक इंडिपेंडेंट आंसर आना चाहिए। अब यहां पे मुझे आर निकालना है, के कांस्टेंट है, जेड मैंने लिया है खुद से, मुझे जेड पता है, ई पता है, एम पता है इलेक्ट्रॉन के लिए, वी नहीं पता, वी अननोन है यहाँ पे। तो मुझे यहीं पे अब क्या करना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा। तो वी निकालने में ही अब बोहर का रोल आता है। तो मैंने यहां पे सेकंड पोस्टुलेट यूज किया कि एमवीआर कितना आता है, ठीक है। तो अगर मुझे आर निकालना था तो मुझे वी हटाना है, तो मैंने यहां से वी निकाला, वी आएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, और ये वी की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, इस वी की वैल्यू को यहां पुट कर दिया। करो पुट, क्या आएगा, ये आएगा एम और वी का स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर। इस आर से ये आर कैंसिल, ये आर ऊपर जाएगा, और जो के जेड ई स्क्वायर है वो नीचे आ गया। तो क्या बचेगा आर, और कुछ कट रहा है, इस एम से ये एम भी कट गया। तो जो ये नीचे आर था, ये आर वहां चला गया, के जेड ई स्क्वायर नीचे आ गया। तो यहां से आर कितना बचेगा, ऊपर तो चल रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे 4 पाई स्क्वायर सेम चल रहा है, ठीक है। और के आएगा 4 पाई स्क्वायर एम, और ये पूरी टर्म नीचे आ गई, के जेड ई स्क्वायर, ये आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्योंकि यहां पे एन आ गया तो हम इसको लिखते हैं आर एन, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये आर एन का फॉर्मूला आ गया। रेडियस, इस आर एन का मतलब यहां पे क्या है, इस आर एन का मतलब है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एन आ गया ना अब यहां पे। तो जो बोहर का रोल है वो यही है कि इन्होंने फॉर्मूले में क्वांटाइजेशन लिया है। तो अब ये एन आ गया, अब एन का मतलब है एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4, तो रेडियस क्वांटाइज्ड हो गई। अब इस फॉर्मूले से नहीं है क्वांटाइज रेडियस, जब ये फॉर्मूला यूज किया क्वांटाइजेशन का, यहां से फॉर्मूला आया किसका, क्वांटाइजेशन का। अब मैं इन सब के अगर वैल्यूज पुट कर दूं, h 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज पुट करने से आर एन जो आता है सॉल्व करने के बाद, वो आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, और z कहां पे आ रहा है, नीचे। तो ये मेरे पास शॉर्ट में फॉर्मूला बन गया आर एन का, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर भी अगर मैं बोल दूं Z1 है H एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू आती है 1, तो Rn कितना आएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, ठीक है। n में 1 पुट किया, R1 आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, यह है मिनिमम रेडियस। तो मिनिमम रेडियस पॉसिबल है वो इतनी है। एच एटम में जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है ऑर्बिट की, वह 0.53 एंगस्ट्रॉम, या 5.3 और 10 की पावर, और 5.3 10 की पावर -11 मीटर, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा होता है, बात सेम ही है, ठीक है। अब ये R1 है, R2 क्या आएगा, तो ये आएगा 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब 1 इंटू ये था, 2 इंटू दिस वैल्यू, 3 इंटू दिस वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो अगली ऑर्बिट पॉसिबल है वो यही है, ठीक है। बीच की जो रेडियस है वो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन या तो यहां पे होगा स्टेबल ऑर्बिट में, या फिर यहां पे आएगा। बीच की सारी वैल्यू जो है वो एकदम से डिस्कार्डेड हो गई। तो यही मतलब है क्वांटाइजेशन का, कि सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ वैल्यूज पॉसिबल है। अब n में अगर 1 लिया, n1 को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, n2 का मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड स्टेट, n3 का मतलब है सेकंड एक्साइटेड स्टेट,
ठीक है, आसान है। जो लॉजिकल पार्ट था वो बस यही था, बाकी सब कॉपी पेस्ट मारने में। अब अब इसी पार्ट को मैं एक बार कर दूं पेस्ट, टर्न कर दें। तो अब देखो यहां पे ये जो आर एन है, आर एन है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर। एक क्वेश्चन आया सीबीएसई में कि बोला प्रूफ करो जो रेडियस आती है हाइड्रोजन एटम की, उन रेडियाई का जो रेशियो है वो आता है 1। देखो 1 के लिए 1 स्क्वायर आएगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। तो क्या बन गया ये 1:4:9:16। ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि एच एटम में जो रेडियाई का रेशियो है वो आता है 1:4:9:16। ठीक है क्या? हाँ मतलब ये कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड का, थ्योरी का क्वेश्चन है ये। थ्योरी रिपीट होती है, न्यूमेरिकल रिपीट नहीं होते। ठीक है ना, थ्योरी जो है वो है ही लिमिटेड सी, तो आनी आनी है। अब देखो अगेन आर एन यहां से हमें दिख रहा है प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। अगर मैं मान लू एन कॉन्टिन्यूस है, अगर मैं मान लू एन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, क्वांटाइज नहीं है, अगर एन कॉन्टिन्यूस है तो एन की पावर 2 है और आर एन है। ठीक है, तो एन का स्क्वायर है और यहां पावर 1 है, यहां पावर 2, तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक ग्राफ। क्यों? क्योंकि एक पावर 2 है और एक पावर कितनी है? 1। एक वेरिएबल वेरी कर रहा है कैसे? क्वाड्रिक फॉर्म में, और एक वेरी कर रहा है लीनियर फॉर्म में। तो एन का स्क्वायर है एन एक्सिस पे, आर एन प्लस है, तो कहां जाएगा ग्राफ? इधर। बस ये स्टार्ट जीरो से नहीं होगा, क्योंकि एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी, उसके ऊपर ही ग्राफ जाएगा। बट ये तब है अगर एन कॉन्टिन्यूस है, क्वांटाइज है तो फिर ग्राफ ऐसा बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, कौन सा? रेडियस का। ठीक है, अब बाकी जो दो तीन है उनमें कुछ खास करने को नहीं है हमें। ठीक है, हमें सेम चीज जो है वो यूज करनी है। तो अगर मैं अब यूज करूं सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप लिखोगे तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए देखो, ये पोर्शन तो सेम है, डायग्राम सेम बनेगा, ये कंडीशन सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, सब सेम। ठीक है, और इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करेंगे तो एक आर कैंसिल होगा, ये बच जाएगा मेरे पास क्या? एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो यहां पे डॉट 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 करता हुआ मैं फिर से कैसे आऊंगा? एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल, और एम वी स्क्वायर आएगा के जेड ई स्क्वायर बाय आर। मैंने पहले v की वैल्यू निकाली, क्यों? क्योंकि मुझे r निकालना था। अब मुझे क्या निकालना है? v। तो क्या करोगे? r की वैल्यू निकाल दोगे। तो सेम फॉर्मूले से एम वी आर इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई। यहां से r कितना आएगा? एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। ये वैल्यू इधर पुट कर दी, तो क्या आएगा? एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। देखो ये आर है, मुझे मतलब ये आर, मुझे 1/r चाहिए, तो 1/r क्या होगा? इन्वर्ट कर दिया, 2 पाई mv डिवाइड बाय एन एच। कुछ कटेगा? m से m कट गया, एक v से एक v कट गया, और v आएगा 2 पाई k जेड ई स्क्वायर बाय एन एच। और क्योंकि अगेन n है तो ये n क्या आएगा? वी एन। वी एन मतलब वेलोसिटी ऑफ, लिख लो यहां पे, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। तो वी एन को क्या लिखोगे? वी एन हमारे पास आएगा
वी एन आएगा वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, अगेन मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा तो वी एन आता है सॉल्व करने के बाद c बाय 137, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और क्या बचा 1 बाय n, और साथ में क्या है z। ठीक है, c को अगर 137 से डिवाइड करोगे तो शॉर्ट में वी एन आता है 2.18 और 10 की पावर 6 बाय n और मल्टीप्लाई बाय z। तो आपको ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला ध्यान रखना है न्यूमेरिकल के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो जिसकी बोलेगा उसके हिसाब से z पुट कर दोगे, n पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए, हमने आज दो पार्ट तो कर लिए डिस्कस। टाइम हमारे पास 5-10 मिनट हमें और लगेंगे। करें आगे। यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि जो वी एन है वो है प्रोपोर्शनल टू 1/n, मतलब n बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। n बढ़ने से वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अगर एक निकाल लिया तो टाइम पीरियड अपने मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस r है और वेलोसिटी मान लो v है, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? कोई चीज जब सर्कल में घूमती है तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? सर्कल का टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी आएगी इसकी, सर्कमफेरेंस कितनी है वो 2πr, स्पीड कितनी है v। अब आपको r पता है v पता है, दोनों वैल्यूज पुट करो, t निकल जाएगा। तो t आएगा 2π, देखो r की वैल्यू कितनी थी, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π² m k z e स्क्वायर, और v की वैल्यू क्या है, nh अपॉन 2πm और 2π k z e स्क्वायर, 2π k z e स्क्वायर। कुछ कटेगा, कुछ कटेगा, कुछ गड़बड़ है या ठीक है? एक गड़बड़ है, ये है 2πr/v। ये जो v था वो इनवर्स में है ना, तो ये क्या आएगा, ये आएगा v, इन्वर्ट करना है तो nh, इन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, nh आएगा ऊपर और 2π k z e स्क्वायर नीचे। कुछ कटेगा, 2π कैंसिल और t आएगा n स्क्वायर और n क्यूब h क्यूब डिवाइड बाय 4π² और m k स्क्वायर z स्क्वायर e4, ये t है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम पीरियड, तो 4π² m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 बाय n क्यूब h क्यूब। तो यहां दिख रहा है जो फ्रीक्वेंसी है इज प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यूब, रेडियस n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी 1/n के प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी n क्यूब के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो n का आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है, विद वेरियस पैरामीटर्स।
तीन हो गए ना, रेडियस और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लास्ट सबसे आसान है, जो सबसे आसान है वो लास्ट वाली है, ठीक है, जो पेपर में भी आती है। और ये हम दोबारा करेंगे एक बार जब हम डिस्कस करेंगे क्या, रदरफोर्ड मॉडल, सेम चीज, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे, वो है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। अब सोचो, जो चीज घूमती है, मोशन में है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी एक तो। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड न्यूक्लियस घूम रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो टोटल एनर्जी जो यहाँ पर आएगी हमारे पास, वो आएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो मुझे हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है। अब मैं हाफ एम वी स्क्वायर कहाँ से निकालूंगा, अगेन मैंने अभी यूज किया 2 बार, अब मैं थर्ड टाइम यूज कर रहा हूँ। देखो ये रिलेशन, अगर मैं कहाँ गया, इन दोनों को इक्वेट करूंगा, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को रिलेट करने से, फिर लिख रहे हैं यहाँ पे ताकि रिलेट कर पाओगे, एम वी स्क्वायर बाय आर किसके बराबर होगा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक आर कट गया, तो एम वी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आई के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ गई वो आएगी के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है ना। बस मैंने यहां से वैल्यू ली, एम वी स्क्वायर की यहां पुट कर दी, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो याद करो, चैप्टर 2 में था पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय आर, जहां पे जो चार्जेस हैं उनका साइन भी लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज है और जो बीच में प्रोटॉन्स हैं उन पे प्लस का चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी के, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस जेड, और उन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है, आर। तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है हमारे पास माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम फॉर्म में आ रहे हैं, बस एक में हाफ का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया। तो ये काइनेटिक है और ये पोटेंशियल है। एक काइनेटिक आ गई और एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जब तक फॉर्मूले में एन नहीं आता है तब तक वो सारा रदरफोर्ड का है। जब फॉर्मूले में एन आ जाता है, क्वांटाइज कर दिया, तो किसका बन गया, वो बोहर्स बन गया। तो जब तक मतलब एन नहीं आया है, तो ये सेम फॉर्मूला किसके लिए भी है, रदरफोर्ड के लिए भी है। क्योंकि डेरिवेशन 2 बार आएगी, बोलेगा फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल। तो अगर रदरफोर्ड मॉडल आता है तो सेम चीज करेंगे, बस आर की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। कौन सी, क्वांटाइज वाली। अगर आर के लिए पुट कर दी क्वांटाइज वाली, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, फिर बोहर्स का। और जब तक आर पुट नहीं करेंगे तो किसका रहेगा, रदरफोर्ड का। तो के जेड ई स्क्वायर बाय आर, काइनेटिक निकल गई और पोटेंशियल निकल गई। अब टोटल कैसे निकालोगे, टोटल एनर्जी हम निकालेंगे कैसे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक है के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, पोटेंशियल है के जेड ई स्क्वायर बाय आर। के जेड ई स्क्वायर बाय आर कॉमन, हाफ माइनस 1, ये बनेगा माइनस हाफ, और माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, 2r, मतलब 2 यहां से आएगा। तो दिस इज टोटल एनर्जी। माइनस साइन आ रहा है यहां पे, ठीक है। कि ये सेम फॉर्मूला जो था, ऐसा ही फॉर्मूला आया था सैटेलाइट के लिए। अगर आप याद करो, सैटेलाइट के लिए जो आती है टोटल एनर्जी, वो आती है माइनस जी एम एम बाय 2r, एग्जैक्ट सेम रिलेशन होता है। वहां भी माइनस की थी, वहां भी लिखते थे कि अगर टोटल एनर्जी माइनस की आ रही है, इसका मतलब सैटेलाइट इज बाउंड टू दी प्लैनेट। यहां भी टोटल एनर्जी माइनस की आ रही है, क्या मतलब है, इस नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव साइन
signifies that electron is bound to nucleus. It cannot leave its orbit by itself. अपने आप ये ऑर्बिट छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये यहां तक फॉर्मूला रदरफोर्ड का है। यहां पे बोहर सा क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने इस आर की वैल्यू पुट कर दी, कौन सी, क्वांटाइज्ड वैल्यू। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में अब आर की वैल्यू पुट कर दूंगा, बताओ आर एन क्या था, अभी लिखा था, आर एन की वैल्यू थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये यहां पुट कर दिया, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, वो आएगी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2, और अपॉन में है तो इन्वर्ट कर दिया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। कुछ कटेगा, एक 2 से एक 2 कट गया बस, और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कट रहा। तो टोटल एनर्जी जो आई यहां से वो आई माइनस 2 पाई स्क्वायर, और एम एक ही है, के कितना है, के और के स्क्वायर ई की पावर 4 बाय एच स्क्वायर, और जेड स्क्वायर ऊपर और नीचे कितना आएगा, एन स्क्वायर। ठीक है, ये एच है, ये हमारे पास एच है। ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है ये अगेन कांस्टेंट है, 2 पाई एम के ई सब कांस्टेंट है। अब मैंने अगर इस सबकी वैल्यू पुट कर दी तो टोटल एनर्जी जो मेरे पास आएगी वो आएगी माइनस 13.6 EV बाय एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, और इस टोटल एनर्जी को हम लिखते हैं ई एन। ये मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज दिस इंटू जेड स्क्वायर। तो इतना हमें आज की क्लास में करना था। ये सेम फॉर्मूला आपने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, बस केमिस्ट्री में आप इस वैल्यू को जूल में पढ़ते हो। कितनी आती है वैल्यू, याद है किसी को, 2 पॉइंट, याद है किसी को, नहीं याद, भूल गए, ठीक है, जूल भी नहीं, हमें हमें अब ये याद रखना है, ईवी। तो ये एक क्लास का पार्ट है। नेक्स्ट क्लास हमारी टोटल न्यूमेरिकल्स होंगी। हमें बस इसी जो हमने आज सीखा है बोहर मॉडल, हम इन्हीं के न्यूमेरिकल और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, टाटा बाय बाय।